दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह एक बीमार व्यक्ति है और एक पूरी तरह से जिहादी व्यक्ति है जो पूरे भारत को, जितने भी हिंदू बचे हुए हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए मुसलमानों में बहुत ही अलग अलग तरीके से वो प्रयास कर रहा है। तो आप नसीरुद्दीन शाह की बातों पर ध्यान मत दीजिए, ऐसे लोगों को आप इग्नोर करिए, क्योंकि इनका एक ही मत है और एक ही इनका एजेंडा है, वो है जितने भी हिंदू बचे हुए हैं उनको कन्वर्ट करना मुसलमानों में। दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ नसीरुद्दीन शाह के उस बयान के ऊपर जब उन्होंने कहा था कि जो भी मुगल हैं वो शरणार्थी थे और शरणार्थी होने के बाद भी उन्होंने भारत में बहुत ही अच्छा काम किया था, यानी भारत में बहुत ही विकास की गंगा बहा दिया था। उन्होंने नए नए निर्माण किए थे, जैसे ताजमहल का निर्माण किया, कुतुब मीनार का निर्माण किया और चार बाग में जो भी बहुत सारे जो मंजिलें बनी हुई उन सब का उन्होंने निर्माण किया था। भारत में सड़कों का निर्माण किया था। भारत की जीडीपी थी वो बहुत ही तेज़ी से ऊपर उठ गई थी, जे कर्व हुआ था। तो ये सारी जो फालतू की बातें हैं नसीरुद्दीन शाह ने कहा है। अब मैं पूरा खोलने वाला हूँ कि भारत किस तरह से पूरी तरह से नीचे आ गया था जब मुगल आक्रमण करना शुरू कर दिए थे। दोस्तों पहली बार मीर कासिम था जिसने कि 744 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, और उसके बाद जो क्षत्रिय राजा थे यानी जो हिंदू राजा थे उन्होंने उनका बहुत ही तेज़ी से और आक्रामक रूप से उनका सामना किया था और उनको मार भगाया था। उसके बाद से 500 वर्षों तक कोई भी मुगल भारत में प्रवेश नहीं कर पाया था। 1200 के बाद 1191, 1200 उसके बाद से जो मुगल थे वो भारत में प्रवेश करना शुरू किए, जैसे मोहम्मद गौरी हो गया और भी महमूद गजनी हो गया। ये सारे 1191 के बाद आना शुरू हुए और आक्रमण करना उन्होंने शुरू कर दिया था। और उसके बाद से भारत पर बहुत ही तेज़ी से बार बार हमला होने लगा और करीब 1600 आते हुए अकबर का जो शासन था वो आया था। उससे पहले बाबर था, उसने कुछ राज किया था, लूटा था, लूट करके ले गया। उससे पहले महमूद गजनवी लूट के ले गया, मोहम्मद गोरी लूट के ले गया। तो मतलब उस समय तक जब 744 ईस्वी जब था 700 की जब ईस्वी चल रही थी भारत में, तो उस समय भारत की जीडीपी क्या थी ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारत की उस समय जीडीपी करीब विश्व की जीडीपी के 32% थी। मतलब आप समझिए कि विश्व में जितना उत्पादन होता था, विश्व में जितना धन था उसका 32% धन भारत के पास था। और दूसरे नंबर पे जो अर्थव्यवस्था थी वो चीन की थी। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि भारत कितना महान था और कितना धनी था उस समय तक जब मुगल भारत में नहीं आए थे। और जो ही उन्होंने आक्रमण करना शुरू किया, धीरे धीरे करते करते 1500 के बाद 1600 जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब भारत की जीडीपी नीचे गिरने लगी थी और बहुत ही मतलब वही 20-25% रह गई थी। और जब मुगल आए, मुगल पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी, मुगल के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो ब्रिटिश आने लगे, उसके बाद भारत की जीडीपी पूरी तरह से नीचे आने लगी और 1900 आते आते भारत की जीडीपी पूरी तरह से नीचे आ चुकी थी। यानी कि हम अभी जो 4% का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ये तो अब कर रहे हैं, इसके पहले तो 1% भी नहीं था हमारी जीडीपी। मतलब जो मुगल आए थे तो मुगल के आने के बाद उन्होंने पूरी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। पूरी तरह से हमारे यहाँ जितने भी मंदिर थे उनको लूट लिया गया था, मंदिरों को तोड़ दिया गया था। जो भी हमारे विश्वविद्यालय थे जैसे नालंदा थे, इन सब को तोड़ दिया गया था। जो भी पुस्तकें थी उसको जला दिया गया और इस तरह से पूरे भारत को तहस नहस कर दिया गया। और तहस नहस करने के कारण भारत की जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह से डूब गई थी और भारत पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। ये तो 70 साल जो भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद भी जो सफ़ेदपोश नेता थे इन्होंने भी खूब लूटा है। जो भी गांधी परिवार था, एक तरह समझो कि अंग्रेजों का ये एजेंट है ये लोग। गांधी परिवार में जितने भी ये लोग हैं, नेता परिता हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इसके पहले जितने भी जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सब के सब अंग्रेजों के एजेंट थे। इसीलिए तो कहा जाता है दोस्तों कि जो हमारी आज़ादी है वो 2014 में हुई है। क्योंकि 1947 में पावर ऑफ ट्रांसफ़र हुआ था, सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, बस ना चेहरे बदले थे। हमारे देश की हालत नहीं बदली थी, क्योंकि जो भी नेता थे वो लूट लूट करके सिर्फ और सिर्फ अपनी अगली कुर्सी अपने पोतों को कैसे दिया जाए इसके बारे में सोच रहे थे। देश के बारे में उनको कोई सोचना नहीं था, हिंदुओं के बारे में उनको कोई सोचना नहीं था। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर ये पावर ऑफ ट्रांसफ़र नहीं होता तो एक तरह पावर ऑफ ट्रांसफ़र नहीं होता तो भारत पूरी तरह से हिंदू देश होता। पहली बात, भारत में पूरी तरह से हिंदुओं का राज होता। लेकिन ये ट्रांसफ़र का ही पावर हुआ था। अरे पावर का ही ट्रांसफ़र हुआ था, इसलिए भारत में भी मुसलमान रह गए। भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान भी उनको मिल गया, दूसरा देश उनको बांग्लादेश में मिल गया और उसके बाद भारत में मुसलमान रह गए। मतलब उनके हाथ में, तीनों हाथों में लड्डू ही हैं। उनको भारत मिल भी गया, पाकिस्तान में मिल गया, बांग्लादेश में मिल गया, और हिंदुओं क्या मिला? हिंदुओं को कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान से भगा दिए गए, बांग्लादेश से भी भगा दिए गए, बस थोड़े से बचे हैं बांग्लादेश में। और भारत में तो वही, भारत में तो जानते हैं क्या हो रहा है। हिंदुओं की कोई सुनता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हिंदू एकजुट हुआ ही नहीं। हिंदुओं ने इन सब चीज़ों को समझा ही नहीं, वो सिर्फ अपने पेट के लिए जीते रहे, पेट के लिए
नौकरी करना है, मतलब गुलामी करना, ये एक ऐसी आदत लगा चुके थे अंग्रेज मुगल आकर के कि जो जितने भी हिंदू थे उनको बस गुलामी ही भाती, क्योंकि मुझे डर लगता है, खुद से खड़ा होने में डर लगने लगा है उनको। और इसीलिए जो हिंदू हैं वो पूरी तरह से मुगलों के गुलाम होने के बावजूद खड़ा हो रहे थे, लेकिन आने वाले जो 70 साल थे इसमें और भी दबा दिए गए थे पूरी तरह से। और कभी ये अपने बारे में सोच ही नहीं पाए कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर उठ ही नहीं पाए वो। और यही कारण है कि आज भी लोग कांग्रेस को वोट करते हैं, आज भी लोग राहुल गांधी को वोट करते हैं, जबकि राहुल गांधी खुलेआम हिंदुओं को गाली देता है। फिर भी यही मानसिकता के कारण लोग आज भी उनके गुलाम हैं, मानसिक रूप से गुलाम हैं। दोस्तों, नसरुद्दीन शाह ने जो कहा उसका मैंने आपको सटीक उत्तर दिया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, या फिर आप इतिहास पढ़ लीजिएगा, उससे भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मुगलों ने क्या किया था। मुगल ना तो रिफ्यूजी थे यहाँ पे, और दूसरा मुगल आक्रमणकारी थे। मुगलों ने यहाँ पे कोई निर्माण नहीं किया था। ये जो हमारा लाल किला है, इसको भी आनंद सिंह नाम के ऐसे कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने राजा थे, उन्होंने बनवाया था। ताजमहल भी इसको हम तेजो महल कहते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे निर्माण है, बस नीचे का सारा जो बेस है वो हमारा है, ऊपर बस गुंबद बदल दिया गया है। तो यही सारी चीज़ें हुई। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, अयोध्या में भी वही था, बाबरी जो मस्जिद थी उसको ढहा दिया गया, अभी वहाँ मंदिर बन रहा है कितना बढ़िया। तो ऐसे ही हर जगह हमारे जो मंदिरें थी उसको तोड़ करके ऊपर मस्जिद बना दिया गया। तो ये सारी जो विध्वंसकारी हुई थी वो सब के सब मुगल नहीं किया था, अंग्रेजों ने नहीं किया था, मुगलों ने किया था। अंग्रेजों के आने के बाद थमा था ये सारी चीज़ें, लेकिन मुगलों ने बहुत ही तेज़ी से ये सब किया था और पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को ही नहीं ढहा था, भारत की जो लोगों की मानसिकता है उसको भी पूरी तरह से गिरा दिया था, जिसके कारण भारत के जो लोग हैं वो पूरी तरह से मानसिक रूप से गुलाम हो गए थे। तो दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह जैसे लोगों की बात मत सुनिए आप। ऐसे चूतिए हमेशा आते रहते हैं और इनका एजेंडा एक ही है, भारत को पूरी तरह से मुगलों का राष्ट्र बना देना, इस्लामिक राष्ट्र बनना। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।